हेलो स्टूडेंट, मेहरा क्लासेस के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो विषय चल रहा है वह चल रहा है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का हम सिलेबस देख रहे हैं। उसमें भी जो हमारी यूनिट चल रही है, यूनिट फर्स्ट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसको हम एक बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, उस पर हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट जो लेक्चर हुआ था वह सिलेबस को लेकर था, और सेकंड और जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने कुछ विशेष शब्दावली को देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पिछला लेक्चर हुआ है उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। उसमें हम जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया है उसी को एक अच्छे तरीके से आपको रिवीजन कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए, आपको हर लेक्चर में बता रहे हैं और बार बार बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ना आवश्यक नहीं है, लेकिन जितना आप पढ़ रहे हैं कम से कम एग्जाम से पहले उसका आपने 4 से 5 बार रिवीजन जरूर किया हो। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कितना ही पढ़ लीजिए, वह चीजें आपको एग्जाम हॉल में भी कभी याद नहीं आएंगी। इसलिए जब भी हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सेकंड लेक्चर में भी हमने आपको विशेष चीजें बताई और थर्ड लेक्चर में उनका रिवीजन किया, और आज हमारा 4 लेक्चर है इसको लेकर। ठीक है, 4 लेक्चर मतलब सिलेबस वाले लेक्चर को जब ऐड करेंगे, जब 4 लेक्चर होगा, वैसे यह वाला थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने पिछली कक्षा में जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, कोई आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाएंगे, बस शॉर्ट में आपको रिवीजन कराने वाले हैं। और एक और बात आपको बता देना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने मेहरा क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट का जो संपूर्ण कोर्स है हम आपको यूट्यूब पर करा रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास के बाद हम नोट्स भी वहीं पर अपलोड कर देते हैं, तो वहां से आप डाउनलोड करके इनका रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता और विद्या को प्राप्त करने की एक संपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, ज्ञान का अर्थ तथ्यों को रट लेना नहीं है, जानकारी को इकट्ठा कर लेना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के भीतर एक बेहतर समझ विकसित होना चाहिए। उचित आचरण का अर्थ है कि हम किसी के साथ भेदभाव न करें, सभी का सम्मान करें। तकनीकी दक्षता का यहाँ पर जो अर्थ है वह है व्यक्ति के भीतर एक ऐसी बेहतर समझ विकसित होना चाहिए कि वह उसे कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन से कठिन जो परिस्थितियां उसके सामने आती हैं उनमें वह अपने विवेक का उपयोग करके एक बेहतर समाधान निकाल सके। ठीक है, तो यह शिक्षा की हमने परिभाषा देखी थी, और इसमें भी हमने शिक्षा के 2 प्रकार पर बात की थी। एक होती थी औपचारिक शिक्षा और एक अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, 2 प्रकार की शिक्षा। इसमें हमने आपको कुछ कहानियां भी बताई थी, तो वह कहानी आपको विशेष रूप से याद रखना है। याद रखिएगा, अगर कहानी याद होगी तो परिभाषा बहुत आसानी से बन जाएगी। ठीक है, विस्तृत रूप से शिक्षा का जो अर्थ है वह अनौपचारिक रूप से आजीवन भर सीखते रहना है, और औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्थान में ग्रहण की गई शिक्षा। ठीक है, अनौपचारिक रूप से जीवन भर सीखते रहना, हम समाज से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, और हम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि करके, गलतियां करके अपने अनुभव से भी सीखते हैं। ठीक है, इसमें आजीवन सीखते रहने में हमने आपको एक रामू की कहानी बताई थी, तो आप उस कहानी को अगर याद रखेंगे तो आप अनौपचारिक शिक्षा को बेहतर तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, शिक्षा हमने समझा था। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट देखा था वह था एप्टीट्यूड। अभिक्षमता आखिर होती क्या है। ठीक है, अभिक्षमता को आपको सिंपल से वर्ड में समझा दे रहे हैं। व्यक्ति के भीतर भीतर जो छिपी हुई जन्मजात क्षमताएं होती हैं उसे ही एप्टीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा अर्थ है, बस इतना ही समझ लेना। यह संभावनाएं दर्शाता है, ना कि कोई भविष्यवाणी करता है कि आगे जाके व्यक्ति यही बनेगा। इसमें हमने आपको कुछ बेहतर एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी की हमने आपको एक कहानी बताई थी। ठीक है, उसके माध्यम से आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और अमित और सुमित की वह कहानी भी हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो यह हो गया हमारा एप्टीट्यूड। अगला जो कंसेप्ट है वह हमने आपको बताया था एटीट्यूड। एटीट्यूड आखिर होता क्या है। ठीक है, जैसे आप सामान्य बोलचाल में भी अपने दोस्तों के बीच यूज करते रहते हैं ईगो के सेंस में, लेकिन उसका असल अर्थ यह नहीं है। तो इसका जो असली अर्थ है वह हमने क्या देखा था। इसका जो अर्थ देखा था हमने कि एटीट्यूड, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना या परिस्थिति के प्रति हमारा जो नजरिया होता है वह ही एटीट्यूड होता है।
यह तीन टाइप का होता है, हमने तीनों प्रकार आपको बता दिए थे। एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है। पॉजिटिव में हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, जो कि एक विद्यार्थी फेल हो जाता है, लेकिन उसका बाद की जो परीक्षा के प्रति जो अपना नजरिया होता है वह पॉजिटिव होता है, तो वह इसके सकारात्मक एटीट्यूड को दर्शा रहा है। और नेगेटिव में हमने देखा था, बारिश के वाला जो एग्जाम्पल देखा था कि एक व्यक्ति जो ऑफिस जाता है उसी का बारिश के प्रति क्या नेगेटिव नजरिया होता है, ठीक है। तो उसको हमने नकारात्मक अभिवृत्ति के रूप में समझा था या मनोवृत्ति के रूप में। और उसके बाद एक और एग्जाम्पल हमने देखा था जो कि न्यूट्रल वाले में देखा था। आपने चुनाव के समय देखा होगा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कि चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता है कि चुनाव में कौन खड़ा हो रहा है, कौन जीत रहा है, कितने वोटों से कौन हारा, कौन जीता, ठीक है। इस बातों से उसे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो यह हो गया चुनाव के प्रति हमारा न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल नजरिया, मतलब कोई भी प्रतिक्रिया ना देना। तो हमने एटीट्यूड को देख लिया था, परिभाषा देख ली थी, और उसी में हमने एबीसी और कैप मॉडल को भी बहुत अच्छे तरीके से समझा था। इसमें हमने इसके तीन जो घटक देखे थे, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। इसमें भी हमने आपको एग्जाम्पल देकर हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अफेक्टिव मतलब भावनात्मक, महसूस करना, ठीक है, महसूस करना या हमारे जो एहसास होते हैं। बिहेवियरल मतलब जो यहाँ महसूस किया उसी को व्यवहार में लाना, और जो व्यवहार में लाने के बाद हमारे जो विचार बनते हैं, जो विश्वास बनते हैं, उसी को हमने कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक पक्ष में देखा था। इसी में हमने आपको योगा का एग्जाम्पल देकर इसको बेहतर तरीके से समझाया था, ठीक है। तो हमने तीन महत्वपूर्ण कंसेप्ट का अब रिवीजन कर लिया है, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं शिक्षण अभिक्षमता क्या है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। पिछली कक्षा में भी हमने आपको यह परिभाषा बताई थी, तो शॉर्ट में इसका रिवीजन करवा देते हैं और फिर आगे की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। शिक्षण अभिक्षमता से तात्पर्य प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षण व्यवसाय में दक्षता प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षण व्यवसाय में क्या दक्षता प्राप्त करने की एक जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसे ही शिक्षण अभिक्षमता या टीचिंग एप्टीट्यूड कहा जाता है। इसमें हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था अमित वाला की किस प्रकार, ठीक है, प्रशिक्षण का मतलब क्या है, तराशने की एक संपूर्ण प्रक्रिया, ठीक है। क्या होता है, अमित बीएड में एडमिशन लेता है, वह वहां पर सीखता है कि किस प्रकार पाठ्य योजना बनाई जाती है, किस प्रकार जो स्टूडेंट हैं उनके मनोविज्ञान को समझा जाता है, किस प्रकार टीचिंग की फील्ड में जो हमारे सामने विभिन्न समस्याएं आती हैं उनका समाधान निकाला जाता है, ठीक है। यह सब उसने अपने बीएड के जो एडमिशन लिया था उस कोर्स के दौरान उसने यह सब सीखा, ठीक है। और आगे जाकर क्या करता है, वह शिक्षण व्यवसाय में एंट्री करता है और वहां पर वह विद्यार्थियों को पढ़ाना स्टार्ट करता है। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कहानियों के माध्यम से सभी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, और स्टूडेंट भी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, वह अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे में जो अमित होता है उसका मोटिवेशन और ज्यादा हाई होता है, ठीक है, और वह आगे चलकर एक अनुभवी शिक्षक बनता है, ठीक है, मतलब एक कुशल शिक्षक बनता है। अभी तक हमने यह सब बहुत अच्छे से समझ लिया है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे, जिसमें हमारी जो स्मिथ जी की परिभाषा हो गई, ठीक है, और भी जॉन डेवी की, और बहुत सारी परिभाषाओं को बेहतर तरीके से कहानियों के एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं, जिनको आप अपने आसपास भी देख सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी परिभाषा हो, जो भी सिद्धांत हो, हर एक चीज हम आपको कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझा रहे हैं, ताकि आप उन चीजों को लंबे समय तक याद रख सकें, कभी भी उन्हें ना भूलें। याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम्पल याद रहा, कहानी याद रही, तो आप ये परिभाषा कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब हम अपनी जो नई परिभाषाएं आपके सामने लाए हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहते हैं, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसका हमने एक संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। पेपर फर्स्ट का यह कोर्स है, ठीक है। इसमें देखिए यूट्यूब पर तो हम कोर्स करा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं वह पीपीटी फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन वहां पर जो हम आपको नोट्स देने वाले हैं वह बिल्कुल एक शानदार तरीके से डिजाइन है, ठीक है, जिनमें आपको हर एक चीज को माइंड में फ्लो चार्ट, डायग्राम, इन सब के जरिए बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर आप इन नोट्स का सैंपल देखना चाहते हैं तो हमने जिस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दी हुई है उसको ज्वाइन करके वहां से आप सैंपल नोट्स देख सकते हैं, ठीक है।
तो उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पर जाकर सैंपल नोट्स देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको 100 से अधिक क्लास मिलेंगी। ठीक है, लगभग 150 से 200 क्लास मानकर चलिए, इतनी क्लास तो हम आपको देने वाले हैं, या फिर 100 क्लास तो मानकर आपको चलना ही है कि इससे ज्यादा क्लास तो आपको मिलने ही वाली है। ठीक है, और इतनी जो क्लास है वह यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। यहाँ भी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन उतने विस्तार से नहीं जितना कि हम अपने ऐप पर कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, ऐप पर जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको साथ में टेस्ट सीरीज में मिलेगी, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू के जो सॉल्यूशन है वह भी मिलेंगे, मतलब हर एक चीज कंप्लीट मिलेगी। ठीक है, आपके जो भी डाउट होंगे वहां पर सॉल्व किए जाएंगे। तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको यह कोर्स ऐप पर, ठीक है, मेहरा क्लासेस का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर अगर कोर्स यह शो नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर करके बता दीजिएगा कि कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, पर्सनल आपसे कांटेक्ट करके हम आपको जानकारी दे देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी परिभाषा है वह है जॉन डीवीजी की। ठीक है, तो इन महोदय ने क्या कहा था उस परिभाषा को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बेहतर एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इस परिभाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, जिससे आप दोबारा फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। याद रखिएगा, इन परिभाषाओं पर भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। कभी कभी यह जो परिभाषा है किसी न किसी सिद्धांत से लिंक हो जाती हैं, जो शिक्षण की हमारी विशेषताएं हैं उनसे भी लिंक होती हैं। तो प्रश्न है, इन पर डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन किसी न किसी फैक्ट के रूप में, फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वहां पर ऐसी परिभाषाएं डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, या हम आपको एक परिभाषा बता दे रहे हैं। ठीक है, एक परिभाषा के माध्यम से, हाँ ये देखिए, हफ एवं डंकन। ठीक है, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम आपको केवल एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं कि हफ एवं डंकन ने, ठीक है, हफ एवं डंकन ने जो परिभाषा दी या जो सिद्धांत दिया, उनमें निम्नलिखित में से कौन कौन से चरण या तत्व शामिल हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से चरण या तत्व शामिल हैं, उसमें पाठ्यक्रम दिया जा सकता है, नियोजन चरण, शिक्षण चरण या मूल्यांकन चरण। ठीक है, इन सबको ऑप्शन में बनाकर दिया जा सकता है। तो ये सभी परिभाषा किसी ना किसी क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ सकती हैं, इसलिए तैयार रहना है। इसलिए हम आपको बहुत सारी परिभाषाएं यहाँ पर कराने वाले हैं, और इससे भी ज्यादा परिभाषाएं हम आपको ऐप पर करा रहे हैं। तो कोर्स बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। शिक्षण ऐसी परिस्थितियों का निर्माण एवं संचालन है जिसमें विद्यार्थी अपने प्रयास एवं पहल के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। ठीक है, शिक्षण, अब एक एक शब्द को लेंगे और इस परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक शिक्षक है हमारे, ठीक है, मान लीजिए भूगोल के एक शिक्षक हैं, उन्हें स्टूडेंट को एक टॉपिक समझाना है, मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। ठीक है, मृदा संरक्षण। एक भूगोल के शिक्षक हैं, उन्हें अपने स्टूडेंट को यह टॉपिक समझाना है कि मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण आखिर क्या होता है। एक कोशिश वह यह कर सकते हैं कि क्लास में जाएं और ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बना दें और परिभाषा लिख दें कि यह हो गया, आप रट लीजिए यह परिभाषा कि मृदा की ऊपरी जो परत है उसका क्षय या क्षरण होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, यह तो हो गया परिभाषा को रटना, लेकिन वह इसको दूसरे तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उनको प्रयोग करके सिखाते हैं। कैसे? परिभाषा में ही लिखा है कि विद्यार्थी को पहल एवं प्रयास के माध्यम से ही ज्ञान एवं कौशल देना है। तो वह क्या करते हैं, अपने विद्यार्थियों से बोलते हैं कि विद्यार्थी बाहर जाइए और एक ऐसी मृदा की मतलब लेयर लेकर आइए। ठीक है, एक ऐसी मृदा की लेयर लेकर आइए। मान लीजिए एक मृदा की लेयर ए हो गई और ए बी हो गई। ठीक है, ए और बी दोनों हो गई। एक ऐसी लेयर लेकर आइए जिसमें कुछ वृक्ष लगे हों, और एक ऐसी लेयर लेकर आइए जिसमें कोई वृक्ष ना हो। ठीक है, इसमें घास भी लगी है और जो है छोटे छोटे वृक्ष भी लगे हैं। और एक ऐसी लेयर लेकर आइए जिसमें कि किसी प्रकार की कोई घास नहीं है और कोई भी पेड़ पौधे नहीं लगे हुए। ठीक है, वह दो परतों को मंगा लेते हैं मृदा की इस लेयर को, और फिर विद्यार्थियों से बोलते हैं कि अब इन पर एक एक करके पानी डालिए। सभी विद्यार्थी, ठीक है, इस पर पानी डालते हैं और इस पर भी
पानी डालते हैं, विद्यार्थी देखते हैं कि जिस लेयर में जो घास थी, पेड़ पौधे लगे हुए थे, उसमें पानी डालने से, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई जो क्षरण है वह नहीं हो रहा है, जो पानी है वह बिल्कुल क्लियर, ठीक है, मतलब जो पारदर्शी पानी निकल रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा गंदा पानी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वह पानी डालते हैं तो यह मृदा की जो परत है वह बह जाती है और जो पूरा पानी होता है वह गंदा हो जाता है, ठीक है, अपारदर्शी पानी हो जाता है। स्टूडेंट का यहाँ पर दिमाग क्लिक करता है, ठीक है, उनके दिमाग में विचार आता है कि आखिर यह कैसे हो रहा है। तो फिर शिक्षक उनको समझाते हैं कि जिस भी मृदा में अगर कोई भी घास या पेड़ पौधे लगे होंगे, वहां पर मृदा अपरदन की जो क्रिया है वह बिल्कुल नगण्य होती है, ठीक है, या ना के बराबर होती है। और जो हमारी दूसरी जो लेयर है जिसमें कि कोई वृक्ष या घास नहीं लगी होती है, वहां पर जो मृदा अपरदन की जो प्रोसेस होती है वह बहुत ज्यादा होती है, मतलब ऐसा होता है कि वो है मृदा की पूरी लेयर को ही बहाकर ले जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे ए डायग्राम के माध्यम से कि किस प्रकार से मृदा का जो संरक्षण है वह वृक्ष लगाने से होता है, किस प्रकार से अगर यहाँ पर वृक्ष नहीं लगे होंगे तो मृदा का क्षय निश्चित है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से वह स्टूडेंट को क्या बताते हैं कि शिक्षण ऐसी परिस्थितियों का निर्माण एवं संचालन है, ठीक है, उन्होंने ऐसी परिस्थितियां निर्माण की कि स्टूडेंट आपको प्रयोग करके ही सीखना है, ठीक है, स्टूडेंट बाहर जाइए, ग्राउंड में जाइए और वहां यह प्रयोग करेंगे। वहां क्या करते हैं, वह प्रयास एवं पहल के माध्यम से, ठीक है, स्टूडेंट से बोलते हैं कि यह प्रयोग आपको स्वयं करना है, तो वह स्वयं प्रयास करते हैं। उसके बाद क्या, ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। ज्ञान और कौशल कैसे प्राप्त किया, ज्ञान तो यह उन्हें प्राप्त हुआ कि अब वह मृदा जो अपरदन की जो परिभाषा है उसे बिल्कुल नहीं रटेंगे, मृदा जो संरक्षण की परिभाषा है उसे बिल्कुल भी नहीं रटेंगे, वह उसे शब्दों में, ठीक है, अपने शब्दों में बहुत आसान तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ज्ञान क्या हासिल हुआ, उन्होंने सीखा कि मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण क्या होता है। और कौशल, कौशल का मतलब क्या होता है कि कौशल मतलब एक डायग्राम बनाना उन्होंने सीख लिया, ठीक है। कौशल प्राप्त करने का सिंपल सा मतलब है व्यक्ति को एक ऐसी योग्यता दे देना कि जिससे वह एक ऐसा जो स्किल डेवलप कर ले कि वह स्वयं करके सीख सके, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के बाद उन जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर एक ऐसा कौशल विकसित हो गया है कि वह अब इस मृदा अपरदन का बेहतर तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, वह समझा सकते हैं कि रिल अपरदन या अब जो अवनली का अपरदन होता है वह क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पर आपको अपरदन के प्रकार या अपरदन समझाने नहीं बैठे हैं, हम आपको सिर्फ मृदा अपरदन का एग्जाम्पल लेकर इस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह विद्यार्थियों को किस प्रकार समझाते हैं और किस प्रकार उनमें ज्ञान और कौशल देते हैं, ठीक है, किस प्रकार उनको ज्ञान और कौशल देते हैं। तो यहाँ पर कौशल में उनको क्या हुआ, इस प्रकार के एग्जाम्पल से उनको क्या हुआ, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, ठीक है, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो गया, उनमें प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष करके सीखने की आदत विकसित हो गई और अवलोकन करके सीखना, ठीक है, और क्या हो गया, अवलोकन करके सीखना, ठीक है, अवलोकन करके सीखना। तो उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस परिभाषा को समझने में मदद मिली होगी। फिर से एक बार इसको रिवीजन करवा देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। शिक्षण ऐसी परिस्थितियों का निर्माण एवं संचालन है जिसमें विद्यार्थी अपने प्रयास एवं पहल के माध्यम से ज्ञान और कौशल अर्जित करते हैं, ठीक है। शिक्षक ने उनसे कहा कि बाहर जाइए, ठीक है, पहले तो शिक्षक ने उन्हें टॉपिक दिया कि हम इस टॉपिक को करने वाले हैं, मृदा अपरदन एवं मृदा संरक्षण। फिर उन्होंने 2 लेयर मंगाई, ए और बी 2 लेयर मंगाई, इसमें एक में पेड़ पौधे थे, एक में पेड़ पौधे नहीं लगे हुए थे। उनसे कहा विद्यार्थियों से कि आप इसमें पानी डालिए, तो पानी डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए थे उसका कोई भी अपरदन नहीं होता है, लेकिन जिसमें पेड़ पौधे नहीं लगे हुए थे उसका निरंतर अपरदन हो रहा है। तो इस पहल के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं सीख जाते हैं कि आखिर मृदा अपरदन क्या होता है और किस प्रकार से उसका संरक्षण किया जाए, ठीक है। वृक्षारोपण करेंगे तो मृदा का जो अपरदन है वह बिल्कुल भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद उनको यहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ कि आखिर मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण क्या होता है। कौशल क्या प्राप्त हुआ कि वह मृदा अपरदन का एक बेहतर डायग्राम बनाना यहाँ पर सीख चुके, ठीक है। तो जॉन डेवी की ये परिभाषा हमने देखी जो कि महत्वपूर्ण थी और इसको अपन को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और इस एग्जाम्पल को भी। अगली जो परिभाषा है हमारी वह है
जैक्सन, ठीक है, जैक्सन महोदय क्या कहते हैं, इस परिभाषा को भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने की प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति जो होते हैं शिक्षक और अन्य प्रतिभागियों, जिसमें अन्य क्या कौन है, विद्यार्थी, में विशिष्ट परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो यहाँ पर कुछ शब्द समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आमने सामने, ठीक है, आमने सामने की प्रक्रिया, ठीक है, आमने सामने की प्रक्रिया यह कैसे है, तो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आमने सामने की प्रक्रिया यह इस प्रकार है कि विद्यार्थी और शिक्षक, जो शिक्षक हैं एक ही कक्षा में हैं, आमने सामने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यार्थी और जो टीचर हो गए और जो स्टूडेंट हो गए वह एक ही कक्षा में है, इसलिए यह जो हमारी प्रक्रिया हुई वह आमने सामने की हुई, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति जो कि शिक्षक हैं, ठीक है, एक व्यक्ति जो कि हमारे शिक्षक हैं, वह ज्ञान और अनुभव, ठीक है, ज्ञान और अनुभव से क्या है, समृद्ध है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है हमारे शिक्षक हैं वह ज्ञान और अनुभव से समृद्ध हैं, और दूसरे जो प्रतिभागी हैं वह कौन है हमारे, वह है हमारे शिक्षार्थी, ठीक है। एक जो हमारे प्रतिभागी हैं वह हैं शिक्षार्थी जो कि सीखने के लिए तत्पर हैं, ठीक है, सीखने के लिए तत्पर हैं, ठीक है, सीखने के लिए तत्पर हैं। अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको बिल्कुल समझना है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, एग्जाम्पल याद रखिएगा तो परिभाषा बहुत आसानी से याद हो जाएगी। शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने की प्रक्रिया है, ठीक है। एक व्यक्ति, ठीक है, जो कि शिक्षक हैं, एक व्यक्ति जो कि हमारे शिक्षक हैं, उनको कक्षा में विद्यार्थी को समझाना होता है। क्या समझाना होता है, वह विद्यार्थियों को समझाना चाहते हैं आज की पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है, ठीक है। तो वह उसे किस प्रकार परिभाषित करते हैं, उसी को एग्जाम्पल देकर हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। हमारे जो लेक्चर हैं उनमें आपको बहुत सारे भूगोल के एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट रहा है वह भूगोल ही रहा है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को भूगोल के ही मिलेंगे। एक जो शिक्षक होते हैं वह विद्यार्थियों को समझाना चाहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वह विद्यार्थियों के सामने एक ग्लोब को लेकर आते हैं, ठीक है, विद्यार्थियों के सामने एक ग्लोब को लेकर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार इसमें लेयर हैं, ठीक है, उसके माध्यम से वह समझाने की कोशिश करते हैं। एक वो बताते हैं ग्लोब के माध्यम से, जब उनके सामने ग्लोब रखा जाता है तो उनके मन में भी जिज्ञासाएं पैदा होती है, ठीक है। अगर विद्यार्थी के मन में जिज्ञासाएं हैं तो वह समझने की कोशिश जरूर करेगा और वह प्रश्न भी पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि कोर मतलब इतना गर्म क्यों है, ठीक है। वह अपने शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं कि बताइए कि कोर इतना गर्म क्यों है, आखिर कोर इतना गर्म क्यों है। शिक्षक समझाते हैं और विद्यार्थियों को समझ में भी बेहतर तरीके से आता है। तब शिक्षक जो शिक्षक होते हैं उनको यह समझ आ जाता है कि हाँ, विद्यार्थियों को यह टॉपिक समझ आ रहा है, वह इंटरेस्ट ले रहा है। अगर वह प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें समझ आ रहा है। वह किस प्रकार से इसको समझाते हैं, तो हम आपको भी वही उसी प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने की प्रक्रिया है। यह हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि दोनों ही एक ही क्लासरूम में है, आमने सामने है, जिसमें एक व्यक्ति शिक्षक अन्य प्रतिभागियों विद्यार्थियों में विशिष्ट परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति जो शिक्षक जो कि ज्ञान अनुभव और अपने कौशल से समृद्ध हैं, दूसरे जो विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर हैं, उनमें वह विशिष्ट परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। विशिष्ट परिवर्तन, ठीक है, विशिष्ट परिवर्तन कौन कौन से हो सकते हैं, ज्ञानात्मक, ठीक है, विशिष्ट परिवर्तन, कौशल, और अन्य जो परिवर्तन कौन सा हो सकता है, एप्टीट्यूड को, सॉरी एटीट्यूड को लेकर, ठीक है, एटीट्यूड को लेकर, यहाँ पर ज्ञान, कौशल और एटीट्यूड, ठीक है, विशिष्ट परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। ज्ञानात्मक परिवर्तन का प्रयास कैसे किया, मतलब ज्ञानात्मक क्या परिवर्तन हुआ। अब इस एग्जाम्पल के बाद स्टूडेंट को यह बेहतर तरीके से समझ आ गया कि जो पृथ्वी है वह भीतर से पूरी तरह ठोस नहीं है, ठीक है। याद रखिए, हम यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने नहीं बैठे हैं, हम आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस परिभाषा की जो विशेष शब्दावली है उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो
ज्ञानात्मक परिवर्तन क्या हुआ उनके माइंड में, ठीक है। ज्ञानात्मक परिवर्तन स्टूडेंट में क्या हुआ कि इस एग्जाम्पल के बाद स्टूडेंट बेहतर तरीके से समझ पाए कि हमारी पृथ्वी अंदर से पूरी तरीके से ठोस नहीं है, ठीक है। उसके कोर में लावा का निरंतर प्रवाह हो रहा है, ठीक है, प्लेटों का निरंतर प्रवाह हो रहा है। और कौशलात्मक परिवर्तन क्या हुआ, वह अब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका एक बेहतर तरीके से डायग्राम बनाना भी सीख गए हैं। और उनका जो अब नजरिया है, ठीक है, भूकंप एवं ज्वालामुखी के प्रति अब उनका जो नजरिया है वह किसी अंधविश्वास से प्रेरित नहीं है। वह इस एग्जाम्पल के बाद समझ चुके हैं कि जब प्लेटें चलती हैं, ठीक है, संचरित होती हैं, प्लेटों में टकराव होता है, तभी भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। तो स्टूडेंट के जो विचार हैं उनमें भी विशिष्ट परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो जैक्सन की इस परिभाषा को हमने क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की है। अगर आपको परिभाषा समझ नहीं आई है, एग्जाम्पल समझ नहीं आए हैं, तो क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। और स्टूडेंट एक बात और, आपको ये पीपीटी वाला नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आपको नोट्स बनाते हुए भी चलना है। जितनी भी जो डेफिनेशन है उनमें आपको जो कहानियां बताई जा रही हैं, जो एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, वह यहाँ पर ऐड होकर नहीं मिलेंगे। इसलिए जो भी आपको कहानियां और जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं अपने नोट्स में, ठीक है, एक तो परिभाषा लिख लीजिए। शॉर्ट नोट्स इस प्रकार बनाया जाता है एक पेज में, ठीक है। यहाँ पर अपने परिभाषा लिख ली और एक बॉक्स में कहानी लिख ली और एक बॉक्स में अगर कोई एग्जाम्पल दिया है तो उसको लिख लिया, ठीक है, ताकि कहानी के माध्यम से जो परिभाषा है उसको बेहतर तरीके से समझा जा सके और लंबे समय तक याद रखा जा सके। तो हमने दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं समझनी है अब तक, जिसमें जॉन डेवी की परिभाषा हो गई और जो अन्य जो परिभाषा है वह है जैक्सन की परिभाषा है। यह आपकी परीक्षा में प्रश्न के फॉर्म में आ सकती है, ठीक है, कि परिभाषा मान लीजिए विकल्प में दे दी जाएगी कि निम्नलिखित में से यह किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने यह परिभाषा दी है, इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे पीवाईक्यू में जाके। अगर पीवाईक्यू का आपने एनालिसिस किया हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जहां परिभाषा दी हुई होती है और ऑप्शन में 3 से 4 व्यक्तियों के नाम दिए होते हैं और फिर पूछता है कि यह परिभाषा किसने दी है, ठीक है। प्रश्न परिभाषाओं पर इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। और बाकी अन्य जो प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं सैद्धांतिक टाइप के बनते हैं, जिसमें हफ एवं डंगन की परिभाषा के जो चरण है वह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनका जो अनुक्रम है वह भी पूछा जा सकता है। चलिए, अब अगली जो परिभाषा है हमारी वह है हफ एवं डंकन की। हफ एवं डंकन क्या कहते हैं, हफ एवं डंकन ने शिक्षण के संगठनात्मक पक्ष का विश्लेषण किया, इसको सही कर लेना है, ठीक है। हफ एवं डंकन ने शिक्षण के संगठनात्मक पक्ष का विश्लेषण किया। उनके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, नियोजन चरण, शिक्षण चरण तथा मूल्यांकन चरण शामिल होते हैं। सबसे पहले तो इन चारों को याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में यह डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको यह बिल्कुल डायरेक्ट मिलेंगे, तो इन चारों का बिल्कुल क्रम याद रखना है। बाकी इन हर एक को विस्तार से समझने वाले हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम हर एक शब्दावली को विस्तार से समझेंगे ताकि इस परिभाषा को अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सके, ठीक है। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम क्या होता है, वह शुरुआती बिंदु, ठीक है, वह शुरुआती बिंदु जहां पर यह तय करना होता है कि आखिर कक्षा में क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कक्षा में क्या पढ़ाना है, ठीक है। पाठ्यक्रम वह शुरुआती बिंदु जहां यह तय किया जाता है कि कक्षा में क्या पढ़ाना है, ठीक है, वह विषय वस्तु या उद्देश्य जो हमें बता कि कक्षा में हम क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। मान लीजिए पाठ्यक्रम निर्धारित हो चुका है, पाठ्यक्रम क्या निर्धारित हो चुका है, नदियां, ठीक है, भारत की नदियां। सही कर लेते हैं, एक मिनट स्टूडेंट। टॉपिक है हमारा भारत की नदियां। टॉपिक हमने सिलेक्ट कर लिया है, क्या टॉपिक है हमारा, भारत की नदियां, ठीक है। वह शुरुआती बिंदु जहां हमें यह तय करना होता है, या वह शुरुआती विषय वस्तु जहां हमें तय करना होता है कि कक्षा में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो यह हमारा पाठ्यक्रम होता है। तो इसमें पाठ्यक्रम हमने निर्धारित कर लिया है, वह क्या है हमारा, भारत की नदियां। अगला है
नियोजन चरण, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नियोजन चरण, ठीक है। मतलब यहाँ पर शिक्षक जो है रणनीति बनाता है कि आखिर जो टॉपिक भारत की नदियां हैं उसे वह कक्षा में किस प्रकार प्रस्तुत करेगा। क्या मैप के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, क्या चार्ट बनाएगा, ठीक है। मतलब एक चार्ट होता है नदियों का, जिसमें एक तरफ नदियां होती हैं, लंबाई होती है, उसकी सहायक नदियां होती हैं, ठीक है। इस प्रकार के चार्ट भी बनाए जाते हैं या फिर चित्रों के माध्यम से समझाएगा, ठीक है। मतलब नियोजन चरण में शिक्षक यह तय करते हैं कि वह जो पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं उसको कक्षा में किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वह शुरुआती, ठीक है, नियोजन चरण में यह होता है, मैप के तरीके से पढ़ाएंगे, चार्ट से और चित्रों के माध्यम से समझाएंगे। अगला जो चरण है शिक्षण चरण, इसमें शिक्षक तय करते हैं कि वह किस प्रकार इस विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करें, ठीक है। मतलब शिक्षक कक्षा में जाते हैं और स्टूडेंट को जो सामग्री बताते हैं उसको प्रस्तुत करते हैं। वह एक मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इंडिया का एक मैप ड्रॉ करते हैं और उसके माध्यम से इन सभी नदियों को हाथ ऐसे रख रख के, ठीक है, फिंगर रख रख के समझाने की कोशिश करते हैं कि यह नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, इतने राज्यों से होकर गुजरती है, यह इसका जो मतलब उद्गम स्थल है, यह इसका विसर्जन स्थल है। इस प्रकार से शिक्षण चरण का मूल उद्देश्य यही है कि आपने जो पाठ्यक्रम मतलब निर्धारित किया है उसको किस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं यह निर्धारित किया है और शिक्षण के चरण में उसे आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है। शिक्षण चरण मतलब प्रस्तुत करना, कक्षा में जाके शिक्षक जो प्रस्तुत करेंगे उसको ही शिक्षण चरण के अंतर्गत रखा जाता है। अगला जो चरण है हमारा मूल्यांकन चरण। मूल्यांकन चरण में शिक्षक जो होते हैं उन्होंने जितना भी कुछ पढ़ाया है नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे वह इसका क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे वह इसका टेस्ट लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से मूल्यांकन किया जा सके कि विद्यार्थियों को यह जो विषय है वह समझ में आया है या फिर नहीं, ठीक है। अब एक बार फिर से हम इस परिभाषा को फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। हफ एवं डंकन ने शिक्षण के संगठनात्मक पक्ष का विश्लेषण किया। उनके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, नियोजन चरण, शिक्षण चरण तथा मूल्यांकन चरण शामिल होते हैं, ठीक है। देखिए पूरी तरह संगठनात्मक प्रक्रिया है, मतलब जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से योजनाबद्ध चल रही है, कोई अचानक घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं है। हफ एवं डंकन के सिद्धांत का मूल सार यही है कि शिक्षण जो प्रक्रिया है वह अचानक घटित होने वाली कोई घटना नहीं है, वह पूरी तरीके से चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण होने वाली एक संपूर्ण प्रक्रिया का नाम है, ठीक है। यह शिक्षण की जो विशेषताएं हैं उसमें भी यह लाइन आपको देखने को आगे मिल सकती है, तो हमने आपको यहाँ पर लिंक करके बता दिया, ठीक है। जहां जो टॉपिक लिंक होंगे हम आपको लिंक करते हुए चलेंगे। चलिए, हफ एवं डंकन ने शिक्षण के संगठनात्मक पक्ष का विश्लेषण किया। उनके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, नियोजन चरण, शिक्षण चरण तथा मूल्यांकन चरण शामिल होता है। पाठ्यक्रम वह है शुरुआती बिंदु जहां यह तय करना होता है कि हम आखिर कक्षा में क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। नियोजन चरण वह चरण होता है जिसमें शिक्षक यह तय करता है कि किन किन विधियों के माध्यम से वह अपने कंटेंट को कक्षा में प्रस्तुत करेगा। उसके बाद शिक्षण जो चरण होता है उसमें वह मूल रूप से कक्षा में जाकर प्रस्तुति देता है, मैप के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश करता है कि कहाँ किस नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ उसका विसर्जन हो रहा है और किन किन राज्यों से आखिर वह होकर गुजर रही है। अगला जो चरण होता है इसका मूल्यांकन चरण होता है। मूल्यांकन चरण में शिक्षक स्टूडेंटों का नेक्स्ट जो डे होता है वहां पर टेस्ट लेते हैं, जहां वह यह जान पाए कि आखिर स्टूडेंट वह चीज को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं या नहीं जो कल उन्होंने कक्षा में पढ़ी थी। तो इस डेफिनेशन को हमने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया है। अब अगली जो हमारी परिभाषा है वह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जो कि है B.O. स्मिथ की। ठीक है, B.O. स्मिथ क्या कहते हैं, इस परिभाषा को अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षण क्रियाओं की ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना है, जिसमें शिक्षक उद्देश्य तथा ऐसी परिस्थितियां शामिल होती हैं जिनमें कुछ कारकों पर शिक्षक का नियंत्रण नहीं होता है, जबकि कुछ कारकों को वह शिक्षण तकनीकों एवं रणनीतियों के माध्यम द्वारा परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, अब इस परिभाषा को समझेंगे। चलिए, यहाँ पर हमारे सामने कौन कौन है, एक तो शिक्षक है, उद्देश्य है और परिस्थितियां हैं। शिक्षक, ठीक है, इसको नोट करते हुए चलना है, इसी प्रकार से नोट्स बनाना है। शिक्षक, उद्देश्य और एक हो गई हमारी परिस्थितियां। शिक्षक को एक टॉपिक पढ़ाना है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश साइंस के एक शिक्षक हैं, उनको टॉपिक पढ़ाना है अपने विद्यार्थियों को, प्रकाश का परावर्तन। हम आपको यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने नहीं बैठे हैं, एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं बस परिभाषा को, ताकि आप उसे कहीं भी ना भूलें, क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होता है। आप 10th तक, मतलब जिनका भी सब्जेक्ट साइंस मतलब नहीं भी रहा हो आगे चल के साइंस सब्जेक्ट, तो भी 10th तक आपने प्रकाश का परावर्तन जरूर ही पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल आपके सामने लाते हैं, ऐसी कहानी आपके सामने लाते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल की हूँ। ठीक है, कोई एडवांस लेवल की ना हो, किसी सब्जेक्ट से जुड़ी ना हो। हम जितनी भी भूगोल की परिभाषा, जो एग्जाम्पल, जो कहानी आपके सामने ला रहे हैं, वह भी बिल्कुल बेसिक लेवल की है, 10th तक की। ठीक है, उससे आगे का कुछ भी नहीं, इससे आप चीजों को लंबे समय तक भी याद रख पाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, एक साइंस के जो टीचर हैं उनको अपने विद्यार्थियों को समझाना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल देकर वह समझाने की कोशिश करते हैं कि जब आप आईने को देखते हैं, ठीक है, तो वहां से जब रिफ्लेक्ट होकर जो प्रकाश आता है, जिसके माध्यम से आप स्वयं को देख पाते हैं, तो वही प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, तो ऐसे वह साधारण एग्जाम्पल के माध्यम से, डेली लाइफ का जो एग्जाम्पल है उसके माध्यम से प्रकाश का परावर्तन समझा देते हैं। हमारा मूल उद्देश्य परिभाषा को समझना है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से परिभाषा में इसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षण क्रियाओं की ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट को सिखाना है, करके सिखाना है। शिक्षक, उद्देश्य तथा ऐसी परिस्थितियां शामिल है। एक तो शिक्षक शामिल है, ठीक है, दूसरा उद्देश्य, उद्देश्य क्या है हमारा, प्रकाश का परावर्तन। परिस्थितियां, परिस्थितियां वह स्टूडेंट को प्रयोग करके सिखाना चाहते हैं। ठीक है, प्रयोग करके वह स्टूडेंट से स्वयं बोलते हैं कि आप एक आईना लाइए, उसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। परिस्थितियों का निर्माण कर देते हैं, वह कुछ स्टूडेंट का ग्रुप बना देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, और टॉर्च के माध्यम से, ठीक है, कुछ स्टूडेंट से टॉर्च मंगाते हैं कि आप टॉर्च लेके आइए, और उस टॉर्च के माध्यम से वह स्टूडेंट को प्रकाश का परावर्तन बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कक्षा का ऐसा वातावरण बना देते हैं कि स्टूडेंट प्रकाश के परावर्तन को बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं। आपने 6 से 10th तक की एनसीईआरटी अगर पढ़ी हो साइंस की, तो वहां पर भी टॉर्च का एग्जाम्पल लेकर ही, ठीक है, टॉर्च का जो एग्जाम्पल लेकर ही प्रकाश के परावर्तन को समझाया गया है कि किस प्रकार उसका परावर्तन होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ कारकों पर शिक्षक का नियंत्रण, अभी एग्जाम्पल को यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, ठीक है, फिर पूरी परिभाषा को फिर से आपको समझाएंगे। पहले इसको समझ लीजिए, कुछ कारकों पर शिक्षक का नियंत्रण नहीं होता है। कौन कौन से कारक होते हैं जिनका शिक्षक पर, मतलब शिक्षक का जिन पर नियंत्रण नहीं होता। एक हो गई हमारे बाहर का जो शोर हो गया, ठीक है, बाहर का शोर हो गया, और एक सबसे महत्वपूर्ण कारक विद्यार्थी का मूड हो गया। मान लीजिए बाहर मौसम ऐसा है जिसकी वजह से बिजली चली गई और कक्षा में अंधेरा हो गया, ठीक है, ऐसी परिस्थितियां मान ले रहे हैं। ठीक है, शिक्षक का जिन पर नियंत्रण नहीं होता है, मौसम पर नियंत्रण नहीं होता है, शोर पर नियंत्रण नहीं होता है, बाहर जो वाहन गुजर रहे हैं सड़कों पर, उन पर जो उनकी जो हॉर्न बजती है, उन पर भी शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, शोर, मूड, इन सब पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जबकि कुछ कारकों पर शिक्षक का, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, जबकि कुछ कारकों को वह शिक्षण तकनीकों एवं रणनीतियों द्वारा परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, कुछ कारक जैसे स्टूडेंट का शिक्षक ने ग्रुप बना दिया, उनसे कहा कि इन इन प्रयोगों के माध्यम से आप इनको करके देखिए और आपस में चर्चा कीजिए। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो फिर हमें बताइए, हम उसको बेहतर तरीके से और समझाने की कोशिश करेंगे।
मतलब देखिए ऐसे जो कारक हैं, शिक्षक से जो विद्यार्थी हों उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितना नियंत्रित किया जा सकता है उतना शिक्षक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्रुप बना दिया उन्होंने, विद्यार्थियों से कहा कि आप इस प्रयोग को करके देखिए, जो प्रकाश के परावर्तन का जो प्रयोग है आप उसे करके देखिए, अगर समझ नहीं आता है तो फिर हम इसको दोबारा बताएंगे। ठीक है, उनसे बोला कि आप इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझिए, और बाकी वह इसे ब्लैक बोर्ड पर भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो इस परिभाषा को हमने समझा दिया है, अब हम इसका आपको रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, शिक्षण क्रियाओं की ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना है, जिसमें शिक्षक उद्देश्य तथा ऐसी परिस्थितियां शामिल होती हैं जिनमें कुछ कारकों पर शिक्षक का नियंत्रण नहीं होता है, जबकि कुछ कारकों को वह शिक्षण तकनीकों एवं रणनीतियों द्वारा परिवर्तित करता है। ठीक है, एक शिक्षक होते हैं, वह विद्यार्थियों को प्रकाश का परावर्तन उनको समझाना है। वह विद्यार्थियों से बोलते हैं कि टॉर्च लेकर आइए, एक आईना लेकर आइए, यहाँ पर हम टॉर्च को इस आईने पर करेंगे। ठीक है, टॉर्च चालू करेंगे तो वह जब आईने पर पड़ेगी तो वहां से प्रकाश का परावर्तन होता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है, वह विद्यार्थियों को ग्रुप भी बनाते हैं और उनसे इन प्रयोग को बार बार करने की बोलते हैं। तो अगर विद्यार्थियों को यह प्रयोग समझ आ जाता है तो शिक्षक इससे अनुमान लगा लेते कि हाँ, शिक्षक जो विद्यार्थी हैं वह समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे शिक्षक उद्देश्य और परिस्थितियां शामिल होती हैं। शिक्षक ये हो गए, उद्देश्य क्या है, प्रकाश का परावर्तन समझना, परिस्थितियां क्या है कि कक्षा का जो वातावरण है वह शांत रहे बिल्कुल, और ताकि शिक्षक अपना जो प्रकाश का परावर्तन का जो टॉपिक है समझाने वाले हैं वह स्टूडेंट को बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, इसमें कुछ कारक जिसमें शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिसमें बाहर का शोर हो गया, वाहनों की हॉर्न हो गई, या फिर जो विद्यार्थी का मूड हो गया उस पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जबकि कुछ कारकों पर शिक्षक का नियंत्रण होता है। ठीक है, जैसे वह स्टूडेंट को चाहे तो प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझा सकते हैं, या फिर चाहे वह ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी विद्यार्थियों को समझा सकते थे, या फिर उनको ग्रुप बनाकर भी कि आप प्रयोग करके देखिए, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने देखी। ठीक है, जिसमें जॉन डेवी हो गए, हमारे जैक्सन हो गए, और हफ एवं डंकन हो गए, और B.O. स्मिथ। ठीक है, चार महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखा, और पिछला भी हमने 2 लेक्चर हुए उनका भी रिवीजन किया। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है और इसका नोट्स जरूर बनाते हुए चलना है। ठीक है, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के बाद इसकी जो PDF है हम वहीं पर अपलोड करने वाले हैं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोर्स चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। जो नोट्स का सैंपल है हम अभी क्लास के बाद वहां पर अपलोड करने वाले हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार का नोट्स है, किस प्रकार की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, हर एक चीज आप वहां मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी पढ़ते रहिएगा, बेहतर तरीके से रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।